तो अब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स किस टाइप के होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं AB टाइप के स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला AB टाइप होता है, उन कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने रखा है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो आप जानते हैं क्या होता है, NaCl। तो उस NaCl का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि Na के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो NaCl में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, दो आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक कौन सा प्रेजेंट होता है, Na+ आयंस, और एक होता है Cl- आयन। तो Na+ क्या होता है, कैटायन होता है, और Cl- कैसा होता है, एनायन होता है। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं कि किसी क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर Na+ और Cl- आयन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने दिख रहा है, ये NaCl का स्ट्रक्चर्स है। इसमें जो ग्रीन कलर है वो Cl- है, यानी कि ग्रीन कलर की जो बॉल्स आपको दिख रही हैं वो Cl- है, और जो व्हाइट कलर की जो बॉल्स आपको दिख रही हैं वो Na+ है। अब आप गौर से देखिए कि कैसे Cl- यहाँ प्रेजेंट है और कैसे यहाँ पर Na+ प्रेजेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए अगर हम देखें तो Cl- जो है वो CCP फॉर्म में प्रेजेंट है। CCP फॉर्म के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। CCP फॉर्म का मतलब क्या होता है, CCP फॉर्म या इसको FCC फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये कैसे होता है, ये सभी कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं और सभी फेस सेंटर्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमारे पास में अगर कोई क्यूब है तो उसके क्यूब के कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स में वो आयंस प्रेजेंट होगा और सभी फेस के सेंटर पर वो प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो सभी कॉर्नर्स और सभी फेस के सेंटर पर वो प्रेजेंट होगा, तो वो कौन सा होगा, Cl- होगा। जबकि Na+ जो होगा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं एज के सेंटर पर और साथ में बॉडी के सेंटर पर, यानी कि जो क्यूब है उस क्यूब के जो बॉडी का सेंटर है वहां पर Na+ जो होगा वो प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? फिर से रिपीट कर लेते हैं, Cl- CCP और FCC फॉर्म, यानी कि सभी कॉर्नर्स, सभी फेस, यानी यहां जितने भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, देखिए ये कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर्स पर होगा, और ये देखिएगा फेस दिख रहा है, ये देखिए आपको फेस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखिए आपके पास में ये फेस है, इस फेस पर प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास में होता है। अब यहां पर पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि एक Cl- कितने Na+ से कवर्ड होता है, या एक Na+ कितने Cl- से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक Cl- कितने Na+ से कवर्ड होता है, इसको हमें देखना है। तो कैसे हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे कॉर्नर का ये एक Cl- है ना। अब ये क्यूब के कॉर्नर पर Cl- है, तो नेचुरल सी बात है वो इस तरीके से एक एज से रिप्रेजेंट होगा, एक एज ये होगा और एक एज किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, है ना। उसी तरीके से एक एज ऊपर के ऊपर वाला जो क्यूब है उसके लिए होगा, एक एज इस साइड में होगा और एक जो एज होगा वो इसके पीछे होगा। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है कि इस एज पर एक Na+ प्रेजेंट है, इस एज पर एक Na+ प्रेजेंट है, यानी एज सेंटर पर, इस एज पर एक Na+ है, इस एज पर एक Na+ है, एक ये बाहर की ओर ले लो और एक ये पीछे की ओर ले लो। क्लियर हो गया? तो यहां पर एक Na+ प्रेजेंट होगा और एक Na+ जो होगा वो यहां प्रेजेंट होगा। तो टोटल Cl जो है वो 6 Na+ से कवर्ड होंगे। इसीलिए इस Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से अगर हम Na+ के बारे में सोचे तो कैसे होगा, तो आप देखो ये Na+ कहाँ रखा हुआ है, एज सेंटर पर रखा हुआ है ना, एज सेंटर पर रखा, तो एक Cl- इधर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, एक Cl- इधर, यानी ये दूसरा जो कॉर्नर है उसका Cl-, ये एक कॉर्नर है ये Cl-, तो यहां पर ये दो Cl- कॉर्नर के दिख गए। अब देखिए ये एक फेस आएगा, ऐसा एक फेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये एक फेस आएगा, तो एक यहां पर आपके पास में उस फेस
फेस के सेंटर पर Cl माइनस है, यही फेस पीछे की ओर चला जाएगा तो वहां एक Cl माइनस प्रेजेंट है, तो दो कॉर्नर्स के हो गए, ये टू कॉर्नर्स के हो गए, देन एक ये फेस है, एक इसके पीछे फेस है, 4 हो गए। इसी तरीके से एक ऊपर की ओर फेस होगा, समझ रहे हैं आप, इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बेटा, इमेजिन करिए थोड़ा सा, ये इसके ऊपर एक फेस होगा, यानी कि इससे ऊपर की ओर एक फेस जा रहा होगा, तो एक Cl माइनस उस पर होगा, और एक फेस नीचे की ओर होगा तो एक Cl माइनस नीचे की ओर होगा। यानी इधर अगर हम फेस देखें तो यहाँ एक Cl माइनस, यहाँ एक देखें एक Cl माइनस, एक जो है वो आगे की ओर होगा, आगे की ओर फेस है, ये आगे की ओर फेस है तो यहाँ Cl माइनस, एक इसके पीछे है तो यहाँ Cl, तो यहाँ पर जो Na+ होगा वो भी आपके 6 Cl माइनस से कवर्ड होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर मैं बॉडी सेंटर पर बैठ जाऊं तो बॉडी सेंटर पर अगर आप देखिए आपके पास जो रूम है जिसमें आप बैठे हुए हो, उसके बॉडी पर सेंटर पर अगर आप बैठो तो आप अपने आप को 6 फेस से कवर्ड पाए जाएंगे, 6 फेस से आप कवर्ड दिख रहे होंगे, और हर फेस के सेंटर पर Cl माइनस है कि नहीं है, तो हर फेस के सेंटर पर Cl माइनस है, तो ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो पहली चीज यहां पर समझनी है कि Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी, दिमाग में बात बैठ गई होगी कि Cl माइनस का फेस, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर? ठीक है, चलो आगे देखना स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए क्या है, ये हमने जो पहली बात थी वो आपके सामने रख दी है कि Cl माइनस, जो Cl माइनस है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दूसरी चीज यहां पर एक और पॉइंट उठता है, व्हाट इज द Z इफेक्टिव, What is the Z effective of Cl minus and Na+? तो Z effective के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? Z effective के लिए हमने कहा था कि जिसका Z effective निकालना है, उस जैसे जितने भी एटम्स हैं उनको आप देख लो, और साथ में उस एटम की उस क्यूब के अंदर कितनी शेयरिंग है उसको आप देख लो, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? वो जो होता है वो हमारे पास में उसका Z इफेक्टिव होता है। जैसे कि अगर हम Cl माइनस की बात करते हैं, Cl माइनस बेटा कहाँ है, Cl माइनस आपके कॉर्नर पर है। पहले यहां से शुरुआत करते हैं, तो कॉर्नर कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, और एक जो हमारे पास में कॉर्नर होता है उसकी शेयरिंग कितनी होती है, वो कितने क्यूब से टच कर रहा होता है, एक कॉर्नर 8 क्यूब से टच कर रहा होता है ना, पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे होता है वो। तो 8 क्यूब से टच कर रहा है, तो 8 क्यूब से टच कर रहा है, तो उस जगह पर उसकी पर क्यूब शेयरिंग कितनी होगी, दैट इज द 1/8। क्लियर? ये हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। प्लस क्योंकि इसके साथ ऐड हो रहा है, फेस कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। क्लियर हो गया, फेस अपने पास में कितने हो गए, 6, और ईच फेस की शेयरिंग पर यूनिट सेल कितनी होती है, 1/2 होती है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 + 1 = 4। तो ये देखिए आपके सामने यहां पर जो Cl माइनस है वो 4 हो गया। अगली बात हमने बताई थी कि जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, Na+ कहां प्रेजेंट है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशंस में जो इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, 4 है। इसका मतलब Na+ का भी Z इफेक्टिव कितना होगा, 4 होगा। क्लियर हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर दें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे निकालते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड = नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि Z इफेक्ट, तो वो कितना होगा, 4। तो दोनों का कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, कभी आपने एक चीज सोची है कि NaCl को NaCl ही क्यों लिखते हैं? ठीक है, NaCl को NaCl ही क्यों लिखते हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए हमारे पास 6 है, तो यहां पर क्या होगा, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको उसके नीचे लिख दो। लिख दिया आपने, यहां लिख दिया, तो देखिए यहां पर जनरल फॉर्मूला होगा Na6Cl6, तो इसको ओवरऑल कैसे लिखोगे आप, दैट इज द NaCl, इसीलिए इसको NaCl फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर? उसी तरीके से अगर Z इफेक्टिव की बात है तो Z इफेक्टिव को लिखना है, तो Z इफेक्टिव में क्या हो गया, यहाँ पर Na4 और Cl कितना हो गया,
गया 4, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे तो भी ये NaCl, इसीलिए हम यहाँ पर NaCl देख रहे हैं। और NaCl जो है वो किस टाइप का है, AB टाइप का, यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होंगे और दोनों के Z इफेक्टिव जो होंगे वो भी सेम होंगे। तो ये लिखने का एक तरीका होता है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ रही बात, ठीक है। तो Z इफेक्टिव आपने सीख लिया और आपने कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया। अब अगला एक और पॉइंट आपके सामने आ रहा है, उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट देखिए गौर से, ये पॉइंट क्या डिफाइन कर रहा है, ये पॉइंट डिफाइन कर रहा है रेडियस को। अब आप सोचो कि ये रेडियस यानी कि इन दोनों का जो रेडियस का एडिशन है वो किसके इक्वल होगा। तो अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पास में मान लेते हैं ये एज है, इस एज में आपके सामने ये एक Cl माइनस रखा है, बीच में क्या रखा है बेटा, Na प्लस रखा है, फिर यहाँ पर क्या रखा है आपके पास में Cl माइनस, यानी ये Cl माइनस हो गया, ये आपका Na प्लस हो गया, ये कैसा हो गया, Cl माइनस हो गया। अब यहाँ पर इसका रेडियस देखिए, तो ये रेडियस r हो गई, इसके सेंटर पे देखें तो ये r हो गया, ये r हो गया, और यहाँ पर अगर देखें तो ये r हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो एज लेंथ है वो बेटा कितनी होती है, a होती है, जैसा कि आप जानते हो। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 2 रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। क्लियर, ऐसे लिखोगे तो 2 रेडियस ऑफ Na प्लस, यानी कि 2 Na प्लस की जो रेडियस है ये आ गई आपके पास में, और दो Cl की जो रेडियस है इधर की और इधर की, यानी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी, Cl माइनस 2 बाहर लिख दिया, तो इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, A होगा। तो इसका मतलब दोनों का जो रेडियस का जो एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम कहें तो रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू A/2। अब इसमें एक न्यूमेरिकल बन सकता है कि अगर हमने आपको Na प्लस की रेडियस दे दी और मैंने आपसे पूछा Cl माइनस की रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर मैंने Cl माइनस की रेडियस दे दी, आपको Na प्लस की रेडियस कैलकुलेट करना है, तो आप उस जगह पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसी एक की रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगला पॉइंट, यहाँ पर एक रेडियस रेशियो है, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, और इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। तो रेडियस रेशियो जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.525। ये वैल्यू जो होती है 0.414 जो हमने पहले डिस्कस किया था, 0.414 से बड़ी है और 0.732 से छोटी है। क्लियर हो गया, तो उस जगह पर ये किसको शो करेगा, ये उसके वॉइड को शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो रहा है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं सपोज दैट आपके सामने Na प्लस की रेडियस दे दी, Cl माइनस की निकालना है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर एज लेंथ हमें नहीं दी गई होगी तो। अगर एज लेंथ दी होगी तो यहां से निकाल सकते हो, लेकिन अगर एज लेंथ नहीं दे रखी होगी तो आप यहां से रेडियस रेशियो से भी किसी एक आयंस की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशंस क्या होती है। और अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस है या जो चीजें हैं वो किन किन एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिएगा, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं सीजियम को छोड़ के, वो सभी हैलाइड्स के जो स्ट्रक्चर्स होगा वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। NH4Cl बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि NH4Cl कैसा होता है। तो NH4Cl ध्यान रखिएगा, वो भी इसी टाइप से अरेंज होता है जिस टाइप से NaCl का होता है। ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और सल्फाइड जो होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट BeS। ठीक है, ये आगे हम बताएंगे आपको कि BeS का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। और साथ ही साथ में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हैलाइड ऑफ सिल्वर्स, तो सिल्वर्स के जो हैलाइड है, लेकिन किसको छोड़ के बेटा, AgI को छोड़ के। ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि AgI का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, लेकिन AgCl, AgBr और AgF के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी NaCl के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि AB टाइप के स्ट्रक्चर्स किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। NaCl रॉक सॉल्ट जो होता है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं।